आज 8वें वेतनमान में पेंशनरों को उससे मुक्त रखा गया। यानी सरकार की मंशा है कि हम पेंशनर जो पा रहे हैं उससे ज्यादा नहीं देंगे। मेरा यह कहना है, कांग्रेसी हो, सपाई हो, भाजपाई हो, उसका घर घेरो, उसका रास्ता घेरो। जा रहे हो पार्लियामेंट में, हम जानना चाहते हैं, हम इंतजार करेंगे टीवी पर, रेडियो पर कि तुम पुरानी पेंशन की राह में जो चलते हैं, संघर्ष की राह में जो चलते हैं, वो थकते नहीं, वो रुकते नहीं। जिनके इरादे पत्थर जैसे हैं, जिनके इरादे पत्थर जैसे, उनको तूफान झुका न पाए। जो लक्ष्य पे टिक कर चलते हैं, उन्हें दुनिया रोक न पाए। उन्हें दुनिया बंद करो। शिक्षा का व्यापारीकरण बंद करो। पीठ की जबरदस्ती बंद करो। पीठ की जबरदस्ती बंद करो। पीटी की जबरदस्ती बंद करो। पीटी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। पीटी नहीं चाहिए। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सम्मानित अध्यक्ष जी, सम्मानित मंच, विभिन्न प्रांतों से आए हुए शिक्षक कर्मचारी साथियों, आज हम यहाँ क्यों एकत्रित हुए हैं? माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है कि टीटी सारे लोगों को करना अनिवार्य है, इस पर मेरा पूरे समाज का यह कहना है कि जिस समय जो योग्यता थी वह सारी योग्यता प्राप्त करने के बाद ही शिक्षक नियुक्त हुआ, तो आज इतने दिनों बाद जो 15 साल, 20 साल, 25 साल तक सेवा कर चुका है, उसे जबरदस्ती टेट थोपना कहां से न्यायोचित है? मित्रों, यह तुगलकी फरमान है और जब तक केंद्र सरकार इस पर संशोधन नहीं करती, इस अध्यादेश को समाप्त नहीं करती, आप सारे लोगों को एकजुट होकर अपनी ताकत निरंतर दिखानी होगी। मित्रों, आज टेट ही नहीं, तमाम ऐसी चीजें आ गई हैं जो अपनी मोबाइल से तमाम ऐप आ गए हैं, एनजीओ आ गए हैं कि तमाम सूचनाएं केवल शिक्षक रोज देता रहता है। अब जहां तक ओपीएस की बात है, ओपीएस आज के युग में हमारे जो आज हम लोगों के बीच में नहीं, पुराने योद्धाओं ने कितनी लड़ाई लड़ करके ओपीएस लागू किया था, आज यह सरकार उसको समाप्त कर रही है। एनपीएस के बाद यूपीएस लाई, कहीं यह बहुत अच्छा है। सवाल यह है कि यह अच्छा है तो अपने क्यों नहीं लेते महाराज? इस देश में मौलिक अधिकार है, सबको समानता का अधिकार है, सबको समान व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन एक विधायक को, एक एमपी को, एक मंत्री को एक नहीं, दो दो, तीन तीन पेंशन लेते हैं। यह कहाँ का न्यायोचित है? यह आप सारे लोगों को विचार करना होगा और इसको आम जनमानस में, गांव के देहात में, हर जगह इसको देना होगा, इसको कहना होगा कि यह लोग जो एक बार विधायक एमपी हो जाते हैं, अपनी पीढ़ियों को, अपने परिवार को कितने दिन के लिए धन एकत्रित कर देते हैं और हमारे लिए सरकार पर हम बोझ हैं। 8वें वेतन आयोग में सुनने में आया है
कि पेंशनर का कोई कॉलम नहीं है, कुछ नहीं है, यानी पेंशन पर विचार ही नहीं किया जाएगा। आज तक 7वें वेतनमान में, 6वें वेतनमान में पेंशनरों पर एक निहित विचार आते थे और उसमें डीए सारी चीज महंगाइयां मिलती रही है, लेकिन आज 8वें वेतनमान में पेंशनरों को उससे मुक्त रखा गया। यानी सरकार की मंशा है कि हम पेंशनर जो पा रहे हैं उससे ज्यादा नहीं देंगे। मेरा यह कहना है कि राष्ट्रीय उत्पाद का, सकल घरेलू उत्पाद का 10% शिक्षा पर व्यय होना चाहिए। यह सरकार निरंतर धीरे धीरे कम करती चली जा रही है, इस पर भी विचार होना चाहिए। आज निजीकरण एकदम चारों तरफ फैल रहा है। जैसा सुनने में आया कि 1 रुपए में बिहार में किसी को जमीन कितनी दे दी जाती है, लेकिन स्कूल बनवाने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। इनको शिक्षकों पर कोई भी चीज करने के लिए पैसा नहीं है। स्वास्थ्य, शिक्षा, यह पूरी जिम्मेदारी संविधान में केंद्र सरकार की है, लेकिन यह सरकार उससे विमुख होती जा रही है। इन्हीं शब्दों के साथ, और मित्रों, कोरोना काल में हमारा डीए रोक दिया गया और कहा गया कि जब स्थिति सामान्य होगी तो डीए दे दिया जाएगा, लेकिन आज तक उस डीए पर कोई विचार नहीं हो पा रहा है। 50% जब महंगाई 50% से ऊपर हो जाती है तो उसको वेतन में जोड़ करके एक नया वेतनमान बनता है और उसके बाद उससे नई महंगाई दे करके वेतन दिया जाता है, लेकिन यह सरकार उसको भी नहीं कर रही है। मित्रों, पूर्व में कांग्रेस की सरकार 12% आपके जीपीएफ में जो 2004 के पूर्व नियुक्त हैं उनको जीपीएफ में 12% ब्याज मिलता था, आज 7.1% है। यह सरकार अपने खर्च के लिए, अपने मंत्रियों के खर्च करने के लिए इसके पास पैसा है, लेकिन शिक्षक कर्मचारियों के लिए पैसा नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं टेट को समाप्त किया जाए और जो सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया है, मेरी पुरजोर मांग है कि केंद्र सरकार एक अध्यादेश के माध्यम से इसको समाप्त करे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। जय हिंद। जय तो आप भी छोड़ दो, लेकिन आप तो ये कर नहीं पाएंगे। 8वें वेतन आयोग लागू होना चाहिए, ये हमारे लिए जरूरी है। शिक्षा में जो कुछ अव्यवस्था है उसको आप सुधारो, ये जनता के हित में, शिक्षा के हित में अच्छा होगा, क्योंकि समय 1 बजे तक का ही है हम लोगों के लिए। मेरी मुख्य मांग केवल यही है कि टेट की अनिवार्यता को आप बंद कीजिए, उसके लिए हम बाध्य नहीं परीक्षा देने के लिए, और वो भी केवल 2 साल के लिए। यह कतई संभव नहीं है, किसी के लिए नहीं है। आप इसे बंद करो, पुरानी पेंशन को आप लागू करो, तभी जा करके राष्ट्र का, इस देश का, शिक्षा की व्यवस्था का भला हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ हो रहे ऐतिहासिक धरने की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय अध्यक्ष जी, समस्त सम्मानित मंचासीन पदाधिकारीगण, संरक्षक आदरणीय हरमंदिर पांडे जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्नामलाई तमिलनाडु, कोषाध्यक्ष शालिग्राम पटेल जी उत्तर प्रदेश से, इस महासंघ के अध्यक्ष आदरणीय प्रभाकर आडे जी, सभी लोगों से अनुरोध है कि कृपया आप लोग दरी पर बैठ जाएं और धरने को सफल बनाएं। सामने बैठे हुए सभी हमारे जुझारू, भारतवर्ष के कोने कोने से आए हुए जुझारू लीडरान साथियों, दोस्तों,
यह धरना सरकार की हठधर्मिता के चलते, सरकार जो भी गैर कानूनी असंवैधानिक तरीके से जो भी काम कराना चाहती है, बाइकॉट हम लोगों पर थोपना चाहती है, और यह किसी भी सूरत में, किसी भी स्थिति में एकदम से अमान्य है, हम लोगों को स्वीकार्य नहीं है। टेट की अनिवार्यता को हम लोगों को हर हाल में समाप्त कराना है। इसके लिए हम लोग जो भी अपना कुछ न्यौछावर करना पड़ेगा, न्यौछावर करेंगे। सरकार को अंत में अपने निर्णय पर विचार करना ही पड़ेगा। पुरानी पेंशन हमारी हर हाल में बहाल होनी चाहिए। यदि हमको ये पुरानी पेंशन नहीं देते हैं तो ये अपनी पुरानी पेंशन भी न ले। सीधी सीधी बात, एक व्यवस्था पूरे देश में लागू हो। अपने पुरानी पेंशन लेंगे, ओल्ड पेंशन स्कीम इनकी रहेगी, हम लोगों के लिए न्यू पेंशन स्कीम रहेगी। ये कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। हमारे उत्तर प्रदेश में तमाम एनजीओज के माध्यम से अनायास अनावश्यक कार्य लिए जाते हैं। एनजीओ को बढ़ावा दिया जा रहा है, शिक्षा का एकीकरण किया जा रहा है, निजीकरण किया जा रहा है, शिक्षा का बाजारीकरण किया जा रहा है। इसे बंद करने की जरूरत है। 34 पोर्टल हमारे उत्तर प्रदेश में इस समय शिक्षा से संबंधित चलाए जा रहे हैं। केंद्र की अलग व्यवस्था यूडाइस चलता है और प्रदेश के लिए प्रेरणा पोर्टल अलग से चलता है। एकदम यह स्वीकार्य नहीं है। केंद्र का 10% शिक्षा पर व्यय किया जाए। तमाम बातें हैं, मैं हर बातों का समर्थन करता हूँ। যে ধর্না আমাদের যন্তর মন্তরে হচ্ছে, মঞ্চে উপস্থিত সকলকে আমার শ্রদ্ধা নমস্কার। আমার সামনে যে গুরুকুল আছে, শিক্ষক শিক্ষিকা, তাদেরকেও নমস্কার। আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলের তরফ সে, তো ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে আমরা এই ধর্না মঞ্চে আসতে পেরেছি। তাতে আমরা নিজেকে গর্বিত মনে করছি। এই যে আমার আগের বক্তারা বলে গেলেন যে টেট যে আমাদেরকে আজকে 25-26 বছর চাকরি করার পর, 30 বছর চাকরি করার পর টেট দেবার, আমাদের এই ধর্নার উদ্দেশ্যই হলো টেট যাতে না হয়, ইন সার্ভিস টেট যাতে না হয়। তাছাড়াও আমাদের অনেকগুলো দাবি আছে, সেই দাবিগুলোকে নিয়ে আমরা আজকে এই ধর্নাতে বসেছি। পুরনো পেনশন কে পুনরায় চালু করার জন্যে, হ্যাঁ, যাতে আমাদের দেশ রক্ষা হয়, শিক্ষা রক্ষা হয়, শিক্ষকদের পরিবার রক্ষা হয়, এই সব দাবি নিয়ে আমরা আজকে আমাদের এই যন্তর মন্তরে ধর্না। আমরা যন্তর মন্তরে এসে আমরা সরকারের কাছে এটাই আমাদের আবেদন, যাতে ইন সার্ভিস কাউকে না টেট দিতে হয়। তো আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলের তরফ থেকেও আমরা খবর পেয়েছি, আমাদের ওখানকার সরকার ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকেও রিভিউ পিটিশন দাখিল করেছেন। তো সেই রিভিউ পিটিশনে আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলও সামিল হয়েছেন, বিভিন্ন স্টেট থেকেও হয়েছে। আমরা চাইবো আমাদের অধিকার, যে আমরা এই অধিকারকে যাতে আমরা সুরক্ষিত করতে পারি। আবারও সকলকে সংগ্রামী অভিনন্দন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ইনকলাব जिंदाबाद, एआई फेडो जिंदाबाद। गण को नमस्कार। और ऑल इंडिया से हमारे संग्रामी साथियों जितना यहाँ उपस्थित हैं सभी को मेरा सलाम और नमस्कार, शुभेच्छा अभिनंदन ज्ञापन करते हैं। ये सबसे अच्छी की बात है, हम यही भारत सरकार को यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारे हक मांग। ये हमारा बहुत दिन से जो था, इच्छा था, हम यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। जो सरकार हमेशा निजीकरण को और बढ़ती जा रही है, सरकारीकरण को बढ़ावा देते हुए ख़त्म करते आ रहा है। इसीलिए हमको सब एक होना जरूरी है। प्रारंभिक से पीजी से, हमारा जो प्राइमरी से पीजी तक फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन होना चाहिए। अभी तक उसको नहीं किया गया है, हमेशा केवल निजीकरण करते हुए रहा है। इसलिए हमको तृणमूल स्तर से
ऊपर स्तर तक हमको सचेतन रहना होगा, हमारा एकता को बजाय रखना पड़ेगा और हमारा जो मांग है पुरानी पेंशन बहाल करने का, ये हमसे सबसे बड़ा मांग है। अभी और एक ठो मांग हमको जोड़ दिया है जो कि टीटी, अगर कोई ओएस ऑफिसर आईएएस बन सकता है अगर 5, 6, 7, 10 साल के सीनियरिटी में, तो हम क्यों नहीं बन सकते हैं? हमारा क्या जरूरत होता है टीटी देने का? वो सब इस तरह का हमको फैसला दिया जा रहा है। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि इस तरह का नियम कानून को अध्यादेश जारी करके उसको रद्द करना चाहिए, किसी को टीटी देना नहीं चाहना चाहिए। यहाँ से जो एंट्री होता है एंट्री बेसिस में उसको लेना चाहिए। अगर जो एंट्री हो गया उसको फिर और 3 बार एंट्री देना पड़ता है, वो किसी का बात है? अगर एक बार कोई जिंदा हो गया और एक बार मुर्दा करके फिर जिंदा करना पड़ता है क्या? ये किस तरफ का आईन होता है? इसलिए हम मांग करते हैं वो टीटी के खत्म किया जाए। यहाँ से लागू करने का हमारा कोई ये नहीं है, परहेज नहीं है। जो एंट्री अभी होगा वो टीटी करके एंट्री होना है, उसको छाट के देना है, वो अलग बात है। इसलिए और एक बात है जो हमारा मांग है कि हमेशा आज नहीं कितने साल मांग करते करते आए हैं कि निजीकरण बंद करो, प्राइवेटीकरण बंद करो, हमेशा गवर्नमेंट स्कूल होना चाहिए, हर क्लास में एक क्लास टीचर होना चाहिए, हर क्लास में एक क्लासरूम होना चाहिए। अभी तक किसी राज्य में नहीं हो सका है। हमारा उड़ीसा में अभी प्राइमरी स्कूल में एक टीचर था, अभी 2 टीचर हुआ है केवल, जो कि 5 का कैसे पढ़ाएंगे? अभी धीरे धीरे स्कूल बंद करते जा रहे हैं। गया साल 5-6 हज़ार बंद कर दिया, अभी फिर बंद करने वाले हैं। और कंटक टीचर सब दिए हैं, उसको 6 साल बोल रहा है तो 10 साल निकल जाता है, 10 साल से 15 साल निकल जाते हैं, कभी रेगुलराइज नहीं करते हैं। इसलिए हमारा मांग है केंद्रीय कर्मचारी के जैसे हर स्टेट में हमारा राज्य कर्मचारी का, हमारा टीचर लोगों का वेतन होना चाहिए। ये एक नियम, एक संविधान के हम जब हैं, एक भारतीय नागरिक हैं, हमारा हक है, अधिकार है। हम गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर बोलते हैं, लेकिन हमको हमारा जो पथ प्रदर्शक हम जो सारा दुनिया को, समाज को पथ दिखाते हैं, रास्ता दिखाते हैं, वो सब रास्ता उसको भड़का देते हैं और हमको गुमराह करते हैं। वो खुद अपना वो स्वयं भगवान मानते हैं, वो बायोलॉजिकल मानते हैं अपने आप को, बायोलॉजिकल जो नॉन बायोलॉजिकल मानते हैं। वो कहाँ से इरादा है? गणतंत्र दुनिया में वो कोई नॉन बायोलॉजिकल होता है क्या? सब बायोलॉजिकल हम हैं। तो इस तरह का अगर आदमी सरकार में रहेंगे तो इस तरह का काम होगा। इसलिए इस लोगों को हमको हटाना चाहिए, हर तरफ से दुनिया भर के आंदोलन करके उसको मैसेज देना चाहिए। इसलिए हम मांग करते हैं हमारे केंद्र की बजट में 10% का खर्चा केंद्र सरकार करना चाहिए, हर स्टेट में 30% का खर्चा अपना स्टेट में राज्य करना चाहिए। तब शिक्षा का बजट जब तक नहीं वृद्धि होगा तब तक हम रेगुलर होने का भी रास्ता नहीं खुलेगा, क्लास टीचर नहीं होगा। शिक्षा बजट धीरे धीरे कम करते करते जा रहे हैं वो लोग। शिक्षा बजट वृद्धि होना चाहिए, जितना शिक्षित होंगे, जितना शिक्षा बढ़ेगा, जितना लोग का समाज का शिक्षा का ज्यादा बढ़ेगा, तब समाज विशृंखला से श्रृंखलित होगा, वो अच्छा बनेगा, अच्छा समाज गठित होगा। उसको छोड़ करके उन सब हमेशा बाजारीकरण कर रहे हैं। इसलिए हमारा मांग है केजी से पीजी तक फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन होना चाहिए और हर क्लास में हर क्लास टीचर होना चाहिए, हर क्लास में हर क्लासरूम होना चाहिए। और एक तो नियम होना चाहिए, जब तक कोई अगर सर्विस आदमी है, कोई जनप्रतिनिधि भी है, अगर एक मांग हो सकता है तो मेरा अपील है, आज इसे एक अपील है सभी लोगों के, जब कोई भी कर्मचारी हो और कोई भी जनप्रतिनिधि हो, अगर हर गवर्नमेंट संस्था में, गवर्नमेंट स्कूल में, गवर्नमेंट कॉलेज में अगर नहीं पढ़ाएगा, अगर नहीं एंट्री करेगा तो उसका ऑटोमेटिक उसका मेंबरशिप चला जाएगा, उसका सर्विस चला जाएगा। इस तरह का अगर किया जाता तो वो कलेक्टर का बच्चा भी हमारा स्कूल में आता और मंत्री का बच्चा भी हमारा स्कूल में आता, क्लास टीचर होता। ये मेरा भी एक प्रस्ताव है, एक्स्ट्रा प्रस्ताव है और ज्यादा नहीं बोलूंगा। मेरा एक मांग है सबसे कि हम सब एक हो करके पीजी से जो टीटी जो है उसको खत्म करना है और प्राइमरी से जो केजी से पीजी तक फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन हमको देना है और केंद्रीय धर्माहार हमको हर तरह का देना चाहिए। ये मेरा मांग है। के बैनर तले चल रहे इस विशाल महाधरने की अध्यक्षता कर रहे माननीय अध्यक्ष जी, मंच पर उपस्थित समस्त राष्ट्रीय एवं विभिन्न प्रदेशों के पदाधिकारी महोदय एवं देश के कोने कोने से विभिन्न राज्यों से आए हुए हमारे शिक्षक साथी एवं बहनें,
वर्तमान सरकार की हठधर्मिता के नाते जो किए अपने सारे कार्य पिछले दरवाजे से, या यह कहें कि माननीय सुप्रीम कोर्ट को आगे रख करके तमाम कार्य करवा रही है, उसके तहत जो हमारे ऊपर कार्यरत शिक्षकों के ऊपर जो टीईटी की अनिवार्यता थोपी गई है, उसके बारे में ये कहना है कि कोई भी नियम या अधिनियम उस तिथि से लागू होता है जिस तिथि को वह अधिनियम प्रभाव में आता है। लेकिन आज तक के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि कोई भी नियम या अधिनियम पूर्व में कार्यरत या पूर्व से प्रभावी माना जाए। तो सरकार की यह जो नीति है, हम सारे शिक्षक, सारे संगठन इसका पुरजोर विरोध करते हैं और अंत तक करते रहेंगे, और सरकार को किसी भी हालत में 2011 से पूर्व से नियुक्त शिक्षकों के ऊपर लागू होने नहीं दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त पुरानी पेंशन योजना पर यह कहना है कि अगर न्यू पेंशन स्कीम इतनी ही अच्छी थी तो फिर स्वयं के लिए वह स्कीम क्यों नहीं लागू की गई। और सबसे भयावह स्थिति तो वह है कि जो उसके बाद में यूपीएस लाई गई, वह हमारे लिए तो बिल्कुल काल के समान है। हमें एनपीएस और यूपीएस दोनों का पूरा विरोध करना है। हमें किसी भी हालत में पुरानी पेंशन योजना ले करके ही रहना है। और साथ ही आप जानते होंगे, हमारे उत्तर प्रदेश में तो विशेष रूप से हमसे शिक्षा के अलावा तमाम शिक्षणेतर कार्य लिए जाते हैं। हमें यह भी मांग करनी होगी कि हमारी नियुक्ति जिस कार्य के लिए हुई है, हमसे मात्र वही कार्य लिया जाए। हमसे तमाम विभिन्न प्रकार के कार्य लिए जाते हैं, जबकि हमारे लिए शिक्षण कार्य के अलावा मात्र 3 कार्य ही हमसे लिए जा सकते हैं: जनगणना, मतदान, और यदि कोई राष्ट्रीय आपदा होती है तो उसमें हमसे कोई भी कार्य लिया जा सकता है। इन 3 परिस्थितियों के अलावा हमसे कोई भी कार्य नहीं लिया जा सकता। लेकिन आज स्थिति यह है कि हम विद्यालय जाने के बाद भी पढ़ाते कम हैं, हमें पढ़ाने दिया ही नहीं जाता। हमसे तमाम कार्य किए कराए जाते हैं। कोई समर्थ ऐप है तो निपुण ऐप है, तो क्या वो विद्यादान है, तो ये कहा जाता है तमाम तरह के कम से कम 34 ऐप ऐसे हैं जो हमारे उत्तर प्रदेश में हमारे लिए लागू किए गए हैं। हम दिन भर बैठ करके मोबाइल पर केवल ऐप पर कार्य करते हैं। तो हमें इसका भी विरोध करना होगा कि हमसे शिक्षक के अलावा अन्य कोई कार्य न लिया जाए। इसके अतिरिक्त जो सुनने में आया है कि अभी जो 8वां वेतन आयोग लागू हुआ है, उसमें हमारे जो पेंशनर्स भाई हैं, इनके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि आज तक के इतिहास में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो अगर ऐसा किया जाता है तो हमारा यह संगठन अखिल भारतीय स्तर पर इसके विरुद्ध बड़ी से बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए भी तैयार है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। मंच पर बैठे विभिन्न राज्यों से नेतागण, हमारे सामने बैठे हुए पूरे हिंदुस्तान के विभिन्न राज्यों के शिक्षक नेतागण, साथियों, हमारे पूर्व वक्ता साथियों ने शिक्षा और शिक्षकों से संबंधित बहुत सारी बातें आपके बीच में रखा है। और जो आज ये धरना दिया जा रहा है, उसकी 14 सूत्री मांगे हैं। उन मांगों में प्राथमिकता है टेट की परीक्षा रद्द की जाए। अगर हम केवल शिक्षकों से टेट की परीक्षा लेते हैं, हिंदुस्तान के अंदर तमाम विभाग हैं, तमाम नेता हैं
डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, लेकिन उनकी कोई परीक्षा नहीं होगी, केवल टीचर की परीक्षा होगी। यह संभव नहीं है। यह शिक्षा को बर्बाद करने का एक तरीका है। जैसे हिटलर पूरे दुनिया से यहूदियों को समाप्त कर देना चाहता था, ठीक उसी तरह से ये सरकार शिक्षा से गरीबों, दलितों, अल्पसंख्यकों को महरूम करना चाहती है और किसी भी तरह गांव स्तर के लोगों को शिक्षा नहीं देना चाहती है। इसीलिए ये सरकार वित्तहीन मान्यता दे रही है, पूंजीपतियों के हवाले शिक्षा को करना चाहती है। और आपने देखा है बेसिक स्कूल जो प्राइमरी स्कूल है उस पर नेट का तार बिछाया जा रहा है। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग 20 लाख शिशु मंदिर के शिक्षकों को ट्रेन कर रखा है, ट्रेनिंग दे रखा है। और ये सरकार चाहती है हम एक शिक्षक को 50,000, 60,000, 70,000 तनख्वाह देते हैं, तो ये स्कूलों का निजीकरण करके एक स्कूल में 5,000 और 10,000 के बीच अपने उस डीएलएड पास शिक्षकों को रखना चाहते हैं और शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से नष्ट कर देना चाहते हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, ये नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसके माध्यम से ये सरकार केवल कक्षा 8 तक, 1 से 8 तक ये जातियों के आधार पर, धर्मों के आधार पर शिक्षा देना चाहती है और उनको खेती करने वालों को शिक्षा देगी, क्राफ्ट करने वालों को, शिल्पकारी करने वालों को शिक्षा देगी, चमड़ा का काम करने वालों को शिक्षा देगी, वही से उनको उनके कारोबार में लगा देना चाहती है। ऐसी स्थिति में हमारे गांव के लोग कक्षा 8 से ऊपर की शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि ये सरकार शिक्षा विहीन कर देना चाहती है देश को, और देश की समृद्धि तब होती है जब शिक्षा से देश समृद्ध होता है। हमारे देश के अंदर की तमाम शिक्षा की गुणवत्ता विदेशों में चली जाती है और ये आरएसएस और भाजपा की सरकार शिक्षा से देश को महरूम कर देना चाहती है। और ये हमारा संगठन एआई फेक्टो पहली बार अपने बलबूते पर ये पार्लियामेंट के समक्ष धरना दे रहा है। अभी तो ये धरना सांकेतिक है, तैयारी करने के बाद हम जिन मुद्दों को लेकर के ये धरना दे रहे हैं उन मुद्दों को जब तक हल नहीं किया जाएगा हमारी लड़ाई तब तक जारी रहेगी। हमारे साथी राम मूरत जी ने जो कहा है, जब तक इस विचारधारा को गांव तक, जन जन तक नहीं पहुंचाया जाएगा तब तक हम कुछ कर नहीं सकते हैं। इसलिए शिक्षा के साथ ग्रामीणों को जोड़ना बहुत ही आवश्यक है। साथियों, 1 बजे तक का समय है, अभी हमारे कई महत्वपूर्ण साथी बोलने के लिए हैं। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ आपसे आह्वान करता हूं कि आने वाले समय में गांव स्तर तक इस लड़ाई को ले जाना है। धन्यवाद। साथी अन्ना मलाई, अभी अभी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के सम्मानित नेता भाई कांगो जी अपना विचार व्यक्त किए।
और हमारे आंदोलन को समर्थन किए हैं, हम धन्यवाद देना चाहते हैं। इन साथियों, जो टीचर्स जो स्टेट यहाँ आए हैं, अपने यहाँ के लोगों को कंट्रोल करना उन स्टेट के नेताओं का कर्तव्य बनता है। आप मित्रों, टीचर्स आइए बैठिए, 15-20 मिनट का और टाइम है। आदरणीय अन्नामलाई बोल करके इस धरने को समाप्त करेंगे। आप सब आइए इधर। मित्रों, सारी बातें हो चुकी, मैं उन सब बातों में अपनी बात को जोड़ते हुए आपसे निवेदन और अपील करना चाहता हूं। आखिर अब किया क्या जाए, होना क्या चाहिए? यह सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की, देश की जितनी कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक संस्थाएं बनी थी 1950 से लेके आज तक, सबको इन्होंने बर्बाद किया है और सब पर अधिनायकवाद, तानाशाही लाद रही हैं। मित्रों, क्या बाकी है? सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम जज को जूता मारा जा रहा है, जूता दिखाया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि वह सुप्रीम जज दलित था। वह दलित था, दलित समुदाय से संबंध रखता था और जूता मारने वाले ने ये कहा कि सनातन धर्म ने मुझे ये बताया है कि सनातन धर्म में दलितों को शिक्षा का, स्वास्थ्य का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए मैंने जूता चलाया है। और वो जूता चलाने वाला शख्स वकील भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का है। क्या बाकी है? किस बात का वर्णन किया जाए? जब देश का पिछड़ा वर्ग, ओबीसी, अति पिछड़ा वर्ग, दलित समुदाय जब एजुकेशन के जरिए, आरक्षण के जरिए, अंबेडकर के जरिए, वामपंथी ट्रेड यूनियन आंदोलनों के जरिए जब वो आगे बढ़ रही थी, राजकाज तक पहुंच रही थी, इस सरकार में शामिल राजा महाराजा ने, इंडस्ट्रियल्स ने, कारपोरेट घरानों ने, देश के पूंजीपतियों ने अंधविश्वास की राजनीति, मंदिर और मस्जिद की राजनीति शुरू किया। हम आप समझे नहीं, अंधविश्वास के शिकार हो गए। और ऐसी हालत में आज ये देश अंधविश्वास से चलाया जा रहा है। आपको करना क्या है? आखिर किया क्या जाए? आने वाले पार्लियामेंट सेशन में, ये जो अब इसके बाद पार्लियामेंट सेशन शुरू होने जा रहा है, उसमें श्रम नीति का, लेबर प्लानिंग का एक्ट का बिल आने वाला है और उस श्रम नीति में सनातन समाज में, ब्राह्मणवादी समाज में, राजाओं महाराजाओं के समाज में जो सर्विस का नियम था, काम था,
नौकर मजदूर पर कानून था, वह श्रम नीति लागू होने वाली है, बिला रहा है। 44 श्रम के कानून अंग्रेजी जमाने से 1920 से लड़ते लड़ते जो कानून अंग्रेजी जमाने में मजदूरों को अधिकार मिला था, यूनियन बनाने के लिए, संगठन बनाने के लिए, पूंजीपतियों से बार्गेनिंग करने के लिए, और उस जमाने में जब साइमन कमीशन आया था उसको दबाने के लिए, तब शहीद आजम भगत सिंह ने मजदूरों के आंदोलन को दबाने के लिए जो बिल पेश हुआ था, इसी दिल्ली की असेंबली में भगत सिंह ने बम फोड़ा था। यही कहा था कि बहरे कानों को सुनाने के लिए हमें ये ऊंची आवाज करनी पड़ी है। टीचर्स एम्प्लॉइज 25 नवंबर को पूरे देश के टीचर्स और एम्प्लॉइज ओपीएस एनपीएस को लेकर रामलीला मैदान में प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे हैं। जैसे जैसे लड़ाई तेज होगी, हमारी आपकी एकता और मजबूत होती जाएगी और सब मिलकर के चैलेंज कबूल कीजिए। 1927 में 2027 में उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की सरकार को की विदाई करिए। 1929 में 2029 में भाजपा सरकार की, मोदी सरकार की, जो ट्रम्प के दोस्त हैं, दूसरे काल में अमेरिका का प्रेसिडेंट ट्रम्प हुए, पहला आदेश उसने किया कि एजुकेशन चलाना सरकार का काम नहीं है। बजट घटा दिया, जो भी सरकारी बजट था खत्म करके अमेरिका के पूंजीपतियों के हवाले कर दिया। उसी के दोस्त प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं। अगर आप, ये राजनीतिक प्रश्न है, याद रखिएगा, जो कुछ हो रहा है सब राजनीतिक तौर पे हो रहा है, पॉलिटिकल। आप पॉलिटिक्स नहीं समझेंगे, राजनीति नहीं समझेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। पास कीजिए सुधाकर सावंत कि हम ये जो पार्लियामेंट आएगा सेशन, अपने अपने स्टेटों में जाइए, किसी भी पार्टी का एमपी हो, किसी भी दल का हो, कम्युनिस्ट हो, कांग्रेसी हो, सपाई हो, भाजपाई हो, उसका घर घेरो, उसका रास्ता घेरो। जा रहे हो पार्लियामेंट में, हम जानना चाहते हैं, हम इंतजार करेंगे टीवी पर, रेडियो पर कि तुम पुरानी पेंशन बहाल के लिए बोलते हो कि नई पेंशन के लिए बोलते हो। सुधाकर भाई, तैयारी कीजिए लड़ने की। कांगो जी, वक्त पुकार रहा है, समय का तकाजा है। अगर हम देशवासी नहीं जागे, हमारे सारे राइट खत्म होने वाले हैं और इसे हम खत्म नहीं होने देंगे। याद रखिए, आजादी के दीवारों की कुर्बानी को हम वैसे नहीं जाने देंगे। ऐ किसानों, ऐ मजदूरों,
आए नौजवानों, आए विद्यार्थी, आए शिक्षक बंधुओं, 1932 में भाजपा या आरएसएस को हराने का जिम्मा लीजिए, तब आपको पुरानी पेंशन मिलेगी। धन्यवाद। नेतागण, विविध राज्यों से आए नेतागण, विविध राज्यों से आए शिक्षकगण आदि सभी लोगों को मेरा प्रणाम। मैं महाराष्ट्र से आया हूँ। महाराष्ट्र में महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिति का नाम का हमारा संगठन है। उस संगठन का मैं सेक्रेटरी हूँ, राजन कोरगांवकर। देश में सभी शिक्षकगण बहुत स्ट्रेस में है। टेट का निकाल जारी होने के बाद सभी राज्यों से जैसा टेट के खिलाफ में आंदोलन, मोर्चा, जुलूस निकाल गया, उसी तरह हमारे महाराष्ट्र में भी हमारी संगठन ने सभी एमएलए, मंत्रीगण, खासदार आदि सभी लोगों को निवेदन दिया। हमारी संगठन ने राज्य शासन से मांग की कि इस निकाल के खिलाफ पुनर्गठन याचिका दाखिल की जाए। महाराष्ट्र के मंत्रीगण, शालेय मंत्रीगण, उन्हीं से ही हमने मांग की। उन्होंने तो हमारी सभी संगठन की एक साथ मीटिंग ली थी। उसमें भी उन्होंने तो जाहिर किया था कि हम राज्य सरकार की तरफ से पुनर्गठन याचिका दाखिल करेंगे। हमारी शासन की तरफ से विधि और न्याय विभाग से सलाह ली, तो सलाह उसके खिलाफ दी गई कि राज्य शासन पुनर्गठन याचिका दाखिल नहीं कर सकते। इसी कारण हमारी राज्य की सभी संगठन, प्राइमरी लेवल की संगठन, माध्यमिक लेवल की संगठन और संस्था चालक की संगठन आदि सब मिलकर हमारे राज्य में एक संगठन किया है। उसकी तरफ से 26 नवंबर पूरा महाराष्ट्र में शाला बंद आंदोलन होने वाला है। हम सभी मिलकर एक दिन, पहला आंदोलन का टप्पा है, हम एक दिन पूरे राज्य में शाला बंद आंदोलन करने वाले हैं। हमें विश्वास है महाराष्ट्र जैसा एकजुट के, मैं सभी संगठन एक करके, तो प्राइमरी होगा, सेकंड प्राइमरी होगा या संस्था चालक संगठन होगा, सभी एक मिलकर जुल मिलकर एक मिलकर जो इनके खिलाफ आंदोलन कर सकते हैं। तो हमें आशा है कि पूरे देश में भी सभी राज्यों में एक मिलजुल कर आंदोलन करना चाहिए, ऐसा हमें लगता है। मैं आशा करता हूं कि देश में ही, पूरे देश में देश का जो संगठन है, जैसा हमारा ऑल इंडिया टीचर फेडरेशन है, हमारा ऑल इंडिया टीचर फेडरेशन के संलग्न संगठन है हमारी संगठन, उसी तरह ऑल इंडिया टीचर फेडरेशन के जैसे जो देशव्यापी जो संगठन है, उसी सभी संगठनों ने इस निकाल के खिलाफ मिलजुल कर आंदोलन करना चाहिए, ऐसा हमें लगता है। तो ही इसका नतीजा अच्छा आएगा। टीचर लोगों के बारे में शिक्षक लोगों के बारे में शासन जो है पूरा विरोध में है। मेरे को लगता है भविष्य में एक एक करके
जो पहले हमारा शिक्षण है, वो शिक्षण का खासगीकरण करने वाले, निजीकरण करने वाले ये सरकार है, जैसा राज्य शासन है, केंद्र शासन है, उसके खिलाफ हमें सभी को एक होना चाहिए, ऐसी आशा व्यक्त करता हूँ और मैं रुकता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू। साथियों, आज यहाँ पर जंतर मंतर पर देश के सारे शिक्षकों की मांगों को लेकर आपने आवाज उठाई है। आपकी लड़ाई आपसे भी ज्यादा हमारे लिए अहम है, क्योंकि आप शिक्षा दे करके हमारे किसानों के बच्चों को, मजदूरों को, बच्चों को एक जीने की नई राह देने की कोशिश करते हैं। हमारे देश के अंदर आज दुनिया में जितने भी 0 से 6 की उम्र के लड़के हैं, वो सबसे ज्यादा अगर कोई देश में है तो हमारे भारत देश में है। चाइना से भी ज्यादा, सबसे ज्यादा चाइल्ड हमारे देश में है। लेकिन हमारी सरकार जो ह्यूमन रिसोर्सेस मिनिस्ट्री कहती है, वो ह्यूमन रिसोर्सेस के लिए चंदा देना नहीं चाहती है। हमारी बच्चों की संख्या बढ़ते हुए भी हमारा बजट जो है वो हर साल सरकार कम कर देना चाहती है। वो इसलिए कि हमारे देश को एक मजदूरों का देश बनाने की साजिश चल रही है। अगर 0 से 6 के हमारे लड़कों को, हमारे बच्चों को ह्यूमन आबादी से ह्यूमन रिसोर्स में तब्दील कैसे किया जाता है, वो एकमात्र रास्ता है शिक्षा के जरिए इस आबादी को एक ह्यूमन रिसोर्स में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। बात तो ये करते हैं देश को महासत्ता बनाने की, लेकिन देश के सारे अवाम की शिक्षा छीनने की साजिश करते हैं। एक बच्चा अगर हमारे एडेड स्कूल से निकल जाता है तो करीब 1 लाख रुपए सरकार उससे बचाने की कोशिश करती है, कटौती करती है, और ये खुद हो करके अवाम इसमें जाए, इसलिए वो मराठी स्कूल्स बंद करना चाहते हैं, उसलिए वो तमिल स्कूल्स को तोड़ना चाहते हैं, उसलिए वो हिंदी स्कूल्स को तोड़ना चाहते हैं। हमारी अलग अलग भाषाओं में जो मातृभाषा में शिक्षा मिलती है उसको खत्म करना चाहते हैं, और अनएडेड अंग्रेजी स्कूल्स जो है उसको आगे किया जा रहा है। आज हमारा बच्चों का शिक्षा ये सिर्फ यहाँ की बात नहीं है, दुनिया में सारी राजनीति में अगर न्यूयॉर्क का महापौर का इलेक्शन भी होता है तो वहां पर भी चाइल्ड केयर और शिक्षा का सवाल ये अहम मुद्दा दुनिया भर में बनता है, क्योंकि कैपिटलिज्म ये शिक्षा पर हमला करना चाहता है। और इसलिए मैं आपको समर्थन इसलिए करने आया हूं क्योंकि ये आप हमारे किसानों के बच्चों की शिक्षा के लिए आप काम करते हैं। आप किन हालात में काम करते हैं, किस अवस्था में काम करते हैं। कई स्कूल ऐसे हैं जिस स्कूल में जाने के लिए 2-2 मील जाना पड़ता है, कठिन रास्तों में जाना पड़ता है। ये बात जो है हमारा प्राइमरी टीचर किस हालात में काम करता है, ये जरा निर्मला सीतारामन को बताना जरूरी है, ये समझ लेना भी जरूरी है। जितना काम इस देश के बॉर्डर पर हमारा सैन्य दल करता है, वैसा ही काम हमारे टीचर्स का है, हमारे शिक्षकों का है। ये बात हमारे लिए जरूरी है। ये देश के अवाम को जो शिक्षा आज आधुनिक शिक्षा है उसका कंटेंट भी बदलने की कोशिश करना। हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के बजाय एक कम्युनल और धार्मिक व्यवस्था के तरफ धकेलने की कोशिश ये सरकार यहाँ पर कर रही है। वो चाहते हैं कि अंधविश्वास बना रहे, वो चाहते हैं पुरानी रूढ़ी परंपराएं बनी रहे, क्योंकि शिक्षा ये बात जो है जिसे महात्मा फुले ने हमको बताया है, डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने भी कॉन्स्टिट्यूशन के गाइडलाइंस में प्रोविजन किया है कि कंपलसरी शिक्षा के तरफ जाना है। आप जनरल सेक्रेटरी उस गांव से है जहां के राजर्षि शाहू ने प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी करने का
कानून खुद के राज्य में किया था, उस जिले से हमारे महासचिव वहां पर आते हैं और मैं कोशिश चाहूंगा कि सचमुच में ये सपना सही तरीके की डेमोक्रेसी इस देश में कायम होना है, सही तरीके का विकास इस देश में होना है, तो प्राइमरी शिक्षा पर सबसे ज्यादा बजट खर्चा होना चाहिए। प्राइमरी एजुकेशन हालांकि कंपलसरी के तरफ भी जाना कोई बुरी बात नहीं है, और उसलिए आपका हर कदम, आपका हर संघर्ष हमारे लिए मायने रहता है। इस टीचर को सबसे स्वाभिमान से जीने का तरीका ये उसको हासिल होना चाहिए। आप अगर टीचर्स को तनख्वाह कम देंगे, उसका पेंशन छीनेंगे, तो हमारा टीचर स्वाभिमानी तरीके से जी पाएगा। अगर हमारे बच्चों को ये देशभक्ति, स्वावलंबन और स्वाभिमान सिखाना है, तो हमारा टीचर भी जो है स्वाभिमानी तरीके से जी सके, इसलिए उसका पुरानी पेंशन का अधिकार जो है वो उसे मिलना चाहिए, उसी के साथ अच्छी सैलरी मिलना चाहिए। कुछ देश ऐसे भी है जहां पर जो है, फिनलैंड जैसे देश है, जो प्राइमरी टीचर्स को सबसे ज्यादा वेतन वहां पर देते हैं, क्योंकि प्राइमरी टीचर जो है सबसे विकसित मनुष्य बल का, ह्यूमन रिसोर्स का वहां पर पैदा कर सकता है। ये काबिलियत उसकी समझना उसलिए जरूरी है। आपका संघर्ष और हमारा संघर्ष एक साथ में जुड़ा है। आपकी रोटी और हमारी रोटी एक ही कटोरे में रखी गई है, इसलिए किसानों के संघर्ष के बारे में भी आप सोचिए। किसान सभा हर एक अपने आंदोलन में शिक्षा का मुद्दा उठाएगी, क्योंकि ग्राम शिक्षा समिति जो है उसमें सबसे ज्यादा किसान है। मैं उन सब समितियों को आह्वान करता हूं कि सारी अपनी ताकत लगा करके शिक्षा का, जनता का अधिकार बरकरार रखने के लिए और शिक्षकों की हर मांग पूरा करने के लिए चलते हैं, संघर्ष की राह में जो चलते हैं वो थकते नहीं, वो रुकते नहीं। जिनके इरादे पत्थर जैसे हैं, जिनके इरादे पत्थर जैसे, उनको तूफान झुका न पाए। जो लक्ष्य पे टिक कर चलते हैं उन्हें दुनिया रोक न पाए, उन्हें दुनिया रोक न पाए। संघर्ष है जीवन की गाथा, संघर्ष है जीवन की गाथा, साहस है इसकी पहचान। जो अन्याय के विरुद्ध खड़ा हो वही बने इंसान महान, वही बने इंसान महान। राह कठिन हो मुश्किल कितनी, हिम्मत फिर भी हार न जाए। मेहनत की हर एक बूंद से संघर्ष का दीपक जल जाए। हक की लड़ाई लड़ने वालों मत डरना अत्याचारों से। इतिहास लिखा जाता है इतिहास लिखा जाता है संघर्ष की तलवारों से, संघर्ष की तलवारों से। चलो उठो अब कदम बढ़ाओ, अन्याय से टक्कर लेनी है हम सबको मिलकर। आज यहाँ संघर्ष की ज्वाला भरनी है, संघर्ष की ज्वाला भरनी है। जय हिंद। आई फेडो जिंदाबाद, जोर से होना चाहिए। आई फेडो जिंदाबाद, आई फेडो जिंदाबाद, आई फेडो जिंदाबाद, आई फेडो जिंदाबाद। ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ एलिमेंट्री टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अखिल भारतीय प्रारंभिक शिक्षक महासंघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, सभी साथियों को धन्यवाद।